आज सब जगह बात हो रही है नासिक के मालेगांव की, जिसकी वजह है यादन्या, एक 3 साल की मासूम सी बच्ची जो शाम को घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। पेरेंट्स और गांव वाले सभी उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, लेकिन यादन्या का कहीं भी पता नहीं चलता। जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और पुलिस जब उन बच्चों से पूछताछ करती है जो यादन्या के साथ खेल रहे थे, तब वो पुलिस को बताते हैं कि यादन्या को विजय भैया अपने साथ ले गए थे। लेकिन ये विजय था कौन और क्यों इसने यादन्या की जान ली? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वेलकम टू ब्लैक इंक। मैं हूं समीर और ये है मालेगांव यादन्या केस। इस कहानी की शुरुआत होती है नासिक के मालेगांव से, जहां डोंगराले नाम का एक गांव मौजूद है, जहां के लोग इतने मिलनसार हैं कि एक दूसरे की हर खुशी और गम में शरीक होते हैं और बच्चे शाम होते ही गांव भर में खेलने के लिए निकल जाते हैं। जिनमें एक बच्ची थी जिसका नाम था यादन्या, जिसका जन्म आज से 3 साल पहले डोंगराले में हुआ था और उसने घर में आते ही माता पिता की खुशियों को डबल कर दिया था। दादी से लेकर दादा और यहां तक कि पूरा गांव यादन्या की मासूमियत की वजह से उससे प्यार करता था, जबकि अपनी मां के लिए वो उसकी जान थी। अब क्योंकि यादन्या सिर्फ 3 साल की थी, इसलिए पेरेंट्स ने फिलहाल उसका स्कूल में एडमिशन नहीं कराया था, जिस वजह से उसका पूरा दिन तो बच्चों के साथ खेलने में गुजरता था। साथ ही शाम को भी अंधेरा होने तक वो अपने घर के बाहर जो आंगन था ना, वहां दोस्तों के संग वो खेलती कूदती थी और उसके भोलेपन की वजह से पेरेंट्स भी उसे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि वो तो यादन्या को देखकर काफी खुश होते थे। लेकिन 16 नवंबर को कुछ ऐसा होता है कि उसके परिवार के साथ साथ पूरे देश को यह खबर हिला देती है। दरअसल 16 नवंबर को भी गांव में सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसे कि हर रोज चलता है। शाम होते ही सूरज ढलने लगा था और यादन्या घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, जबकि उसकी मां और दादा घर के अंदर थे, जो बार बार यादन्या को आवाज लगाते हैं और उसे घर में आने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब हवा थोड़ी ठंडी थी और वो खेलने में इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि अपनी मां की बात को अनसुना कर देती है। और काफी देर बाद जब वो घर लौट के नहीं आती तो यादन्या की मां उसे बुलाने के लिए बाहर जाती है, पर वो उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती। और यही वो सीन है जो हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था। अब यादन्या की मां को लगता है कि शायद वो किसी पड़ोसी के घर चली गई होगी, इसलिए वो एक एक करके सभी पड़ोसियों के घर जाती हैं और उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं, लेकिन किसी को भी यादन्या के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। बेटी के इस तरह से अचानक गायब हो जाने से यादन्या की मां बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत अपने पति को फोन करके घर आने के लिए कहती है। साथ ही यादन्या के गायब होने के बारे में भी बता देती है, जिसे सुनकर यादन्या के पिता के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो बिना देरी किए तुरंत घर आते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी यादन्या को पूरे गांव में ढूंढते हैं। साथ ही रिश्तेदारों को फोन करके उनसे भी यादन्या के बारे में पूछते हैं कि यादन्या क्या वहां पे आई है, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और सबको इस बारे में पता चल जाता है कि यादन्या मिल नहीं रही और सभी लोग यादन्या को ढूंढने में जुट जाते हैं। गांव की गलियों से लेकर झाड़ियों तक और खेतों से लेकर आसपास के रास्तों पर भी यादन्या को तलाश किया जाता है कि शायद वो कहीं पे मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलती। सभी लोग बार बार उसका नाम लेकर उसे आवाज लगाते हैं इस उम्मीद में कि शायद कहीं से यादन्या की आवाज सुनाई दे जाए, लेकिन 2 से 3 घंटे तक चली इस छानबीन में उन्हें सिर्फ सन्नाटा ही सुनाई देता है, जबकि यादन्या का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता है, जिस वजह से पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब यहां से कोई बच्ची गायब हुई हो, और यादन्या तो वैसे भी सबकी लाडली थी, हमने आपको बताया, इसलिए हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ छलकने लगी थी और उसे ढूंढने के लिए वो यहां वहां भाग रहे थे। जबकि यादन्या की मां का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कहां ढूंढे। हालांकि गांव की महिलाएं लगातार उन्हें तसल्ली दे रही थी कि यादन्या जल्द ही मिल जाएगी और वो फिक्र ना करें, पर यादन्या की मां को सुकून नहीं मिल रहा था। उनके दिल में यह डर बैठ गया था कि कहीं उनकी बेटी के संग कुछ गलत तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है। इसलिए जब यादन्या की कहीं कोई खैर खबर नहीं मिलती तो वो अपने पति से कहती हैं कि उन्हें अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना चाहिए
क्योंकि अब पुलिस ही उनकी मदद कर सकती है। जिसके बाद यादन्या के पिता कुछ गांव वालों को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपनी बच्ची के गुमशुदा होने की जो रिपोर्ट होती है वो दर्ज कराते हैं। अब क्योंकि यादन्या सिर्फ 3 साल की थी और वो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, इसलिए पुलिस केस की गंभीरता को समझते हुए बिना कोई ढिलाई बरतते हुए यादन्या के पिता के साथ उनके गांव पहुंच जाती है और सभी से पूछताछ करने लगती है कि आखिरी बार यादन्या को कहां पे देखा गया था। तब यादन्या की मां उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है, जिसके बाद पुलिस उस एरिया के पास ही यादन्या की तलाश करने लगती है और उसे ढूंढते हुए गांव की बॉर्डर लाइन पर बने मोबाइल टावर के पास पहुंच जाती है, जो कि एक वीरान और सुनसान जगह थी और चारों तरफ झाड़ियां मौजूद थी। आगे चलने पर उन्हीं झाड़ियों के बीच पुलिस को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है। दरअसल उस जगह पर यादन्या की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके साथ किसी ने गलत काम किया है। उसके चेहरे को भी एक पत्थर से बिगाड़ा गया था ताकि उसकी पहचान ना हो, लेकिन गांव वालों ने यादन्या को उसके कपड़ों से पहचान लिया था। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया जाता है, जो वहां की अच्छे से जांच पड़ताल करती है और हर एक सबूत को कलेक्ट करके उसे लैब में भेज देती है ताकि वहां पर इनकी अच्छे से जांच पड़ताल हो सके। अब पुलिस यादन्या की बॉडी को उसके पेरेंट्स के पास ले जाती है और जब परिवार समेत बाकी गांव वाले बच्ची को देखते हैं ना, तो पूरे गांव में यार मातम सा पसर जाता है। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि यादन्या की यह हालत किसने और क्यों की। एक 3 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसके साथ इतनी ज्यादा बर्बरता बरती गई, इतनी हैवानियत दिखाई गई। यादन्या के पेरेंट्स को अब इन सवालों का जवाब चाहिए था, इसलिए वो पुलिस से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि वो जल्द से जल्द यादन्या के मुजरिम को पकड़े और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। पुलिस भी परिवार को भरोसा दिलाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। साथ ही यादन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुट जाती है कि आखिर 16 नवंबर की शाम को क्या हुआ था, क्योंकि यादन्या की बॉडी घर से महज 300 मीटर की दूरी पर मिली थी, जो इस बात का इशारा कर रही थी कि उसकी जान लेने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो इसी गांव से ताल्लुक रखता है। लेकिन वो कौन है, ये जानने के लिए पुलिस आसपास के लोगों से सवाल जवाब करती है और उनसे पूछती है क्या उनमें से किसी ने यादन्या को किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं पे जाते हुए देखा है। तब गांव वाले इनकार कर देते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वो हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं उनके संग खेलती कूदती रहती थी। ये सुनकर पुलिस अब बच्चों के पास जाती है और उनसे धीरे धीरे और प्यार से पूछती है कि जब आप यादन्या के संग खेल रहे थे तब क्या वहां पे कोई आया था जिसको आपने देखा हो। इस पर बच्चे हाँ में जवाब देते हुए पुलिस को बताते हैं कि विजय भैया यादन्या को अपने साथ ले गए थे। उन्होंने यादन्या से कहा था कि वो उसे चॉकलेट दिलाएंगे, जिसके बाद वो उनके साथ चली गई। यानी यादन्या को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि विजय खैरनार ही था, जिसकी उम्र करीब 24 साल थी और वो यादन्या के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पे ही रहा करता था, जिस वजह से सभी गांव वालों समेत यादन्या के माता पिता जो थे वो भी विजय को अच्छे से जानते थे, जबकि यादन्या उसे भैया कह के पुकारती थी। आपको बता दें, विजय एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था जो नशे का भी आदी था। उसके बारे में जानने के बाद पुलिस 16 नवंबर की रात को करीब 8:30 बजे उसे अरेस्ट कर लेती है और मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन ले आती है, जिसके बाद शुरू होता है सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस विजय से पूछती है कि आखिर उसने यादन्या से क्या दुश्मनी निकाली, क्यों मारा। एक मासूम बच्ची को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शुरुआत में तो विजय किसी भी बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसा कि हर मुजरिम करता ही है। लेकिन जब पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करती है तो विजय टूट जाता है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहता है कि हाँ, उसी ने यादन्या को मारा है, जिसकी वजह है उस बच्ची के पिता। दरअसल 1 महीने पहले यादन्या के पिता और विजय के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें सभी गांव वालों ने यादन्या के पिता का साथ दिया, जबकि विजय को बुरा भला कहा। बस तभी से उसके मन में बदला लेने की चिंगारी सुलग रही थी। लेकिन विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे जिससे जो बच्ची के पिता हैं, यादन्या के पापा हैं, वो पूरी तरह से टूट जाए। तब उसके जहन में यादन्या का ख्याल आया, जिससे उसके पिता बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अब क्योंकि विजय को अच्छे से मालूम था कि बच्ची जो है वो हर रोज शाम को बच्चों के साथ खेलने बाहर जाती है, तो इसलिए उसने बच्ची को अपने झांसे में फंसाने के लिए यही सही समय समझा
और 16 नवंबर को मौका मिलते ही वो यादन्या के पास पहुंच गया, जिसे देखकर वो खुश हो गई। तब विजय ने उसे चॉकलेट का लालच दिया और अपने साथ चलने के लिए कहा। मासूम बच्ची उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चल पड़ी। विजय सभी की नजरों से छुपते छुपाते बच्ची को अपने घर ले गया, जहां उसने यादन्या के साथ पहले तो गलत काम किया और फिर गला दबा के उसकी जान ले ली। रात होते ही यादन्या की बॉडी को अपने घर की पिछली दीवार से मोबाइल टावर के पास फेंक दिया। साथ ही उसके चेहरे को एक बड़े से पत्थर से कुचलने की कोशिश की ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए। इसके बाद ये विजय वापस गांव में आता है और यादन्या के पेरेंट्स के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक करने लगा। उसने गांव वालों की तरह यादन्या को कई जगह पे तलाश किया और जो कोई भी मोबाइल टावर के पास जाने की कोशिश करता ना, ये उससे पहले ही खुद वहां पे पहुंच जाता और गांव वालों से कहता कि नहीं, वहां पे कुछ नहीं है। इसलिए किसी ने भी मोबाइल टावर के पास जाने के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन जब पुलिस वहां पे गई तब विजय उनको रोक नहीं सका और पुलिस को यादन्या की जो बॉडी थी वो वहां पे मिल जाती है और विजय की सच्चाई भी सबके सामने आ गई, जिसे जानने के बाद गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसमें महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब शामिल थे और वो लोग यादन्या के आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे थे। इसके बाद यादन्या के आरोपी को फिर से पुलिस कस्टडी में भेजा गया, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन बढ़ती हुई भीड़ के कारण पुलिस ने इसे टाल दिया। लेकिन अगले दिन विजय को कोर्ट में पेश किया गया, जिस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 66 और धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया और दोनों मामलों में आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान है। फिलहाल जो आरोपी है वो जेल की सलाखों के पीछे है। वैसे आप बताइए, आपके हिसाब से कैसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए या इससे भी बढ़ के कोई सजा ऐसे दरिंदे के लिए हो सकती है? जरूर कमेंट करें और याद रखें, जो धोखा देता है इंसान, जो दगा देता है ना, वो कोई अपना ही होता है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए बच्चों के मामले में किसी पर भी कभी भी भरोसा ना करें, हमेशा अपनी नजर पैनी रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को हर जगह पहुंचा दें, जिससे जो लोग ना भी देख पा रहे हो वो भी इसे देख के कोई सबक लें। हमारे चैनल ब्लैक इंक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली सच्ची कहानियां समझना।